ढोल की आवाज़ आ रही है ना पीछे से, तो ये ना आज किसी की शादी है। हमारी शादी पता नहीं कब होगी, हमने पढ़ते पढ़ते ही मर जाना, सही है ना। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस, ठीक है। ढोल को इग्नोर करना है, पीछे से आने वाली आवाज़ को। हम अपने लेक्चर को आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 4 थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस। कॉपी पेंसिल निकाल लें और हेडिंग लगा लें और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें, सही है। अब देखें कि हमारा लेक्चर जो है आज का थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी, ठीक है। नंबर थ्योरी का चैप्टर नंबर 4 है थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस। हर एक चीज़ का कोई ना कोई दिल होता है, ठीक है। अगर दिल नहीं कहना आपने तो उसका कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खूबसूरत हिस्सा होता है। इसी तरह नंबर थ्योरी का जो सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट टूल और इसका हार्ट, इसका दिल क्या है, डिविजिबिलिटी है। डिविजिबिलिटी है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में स्टडी की, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिविजिबिलिटी डिस्कस की। अब डिविजिबिलिटी क्या कहती है? डिविजिबिलिटी कहती है कि हम लिखेंगे a डिवाइड्स b। आप हमेशा याद रखेंगे नंबर थ्योरी में हमेशा हम इंटीजर्स को लेकर चलते हैं। नंबर थ्योरी में हमेशा हम पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर चलते हैं, ठीक है ना। इंटीजर्स को कह लें, ठीक है ना। इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर। अगर a और b कोई इंटीजर है, हम कहेंगे a डिवाइड करता है b को। a डिवाइड करता है b को अगर b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर हम लिख सकें, ठीक है। अब देखें, और हम कहेंगे a डिवाइड नहीं करता b को अगर b को हम a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर ना लिख सकें, ठीक है ना। आप यहाँ पे लिखें a भी इंटीजर है और b भी इंटीजर है, और ये भी लिख लें कि a जो है वो डिवाइड करता है और जो डिवाइड करता है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज़ डिवाइड करती है, यानी कि जो चीज़ डिवाइड करती है वो बटे के नीचे आती है। अगर बटे के नीचे 0 आ गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड, ठीक है। अगर हमारा डिवाइजर यानी कि डिवाइड करने वाला अगर 0 हो जाए तो हमारी डिविजिबिलिटी जो है वो अनडिफाइंड हो जाती है, सही है। अब इसको यहाँ पे मूव करें। अब देखें कि अगर मैंने ये पूछना हो कि 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है या नहीं, 4 जो है वो 20 को डिवाइड करता है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अगर तो यहाँ पे हमें कोई इंटीजर मिल गया, इंटीजर क्या, अशारिये के बगैर वाला, अशारिये के बगैर वाला, बटे के बगैर वाला। अगर हमें कोई ऐसा नंबर मिल गया तो हम कहेंगे कि 4 डिवाइड्स 20। तो अगर हम देखें, अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर 20 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि 4 जो है वो डिवाइड करता है 20 को। आगे समझ। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं कहूं कि क्या 3 डिवाइड करता है 20 को, क्या 3 डिवाइड करता है 20 को। अब देखें, अब आप दोबारा लिखेंगे 20 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अगर तो आपको यहाँ पे एक अशारिये के बगैर वाला और बटे के बगैर वाला कोई नंबर मिल जाता है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर 20 आता है, तो फिर हम कहेंगे कि 3 डिवाइड करता है 20 को। लेकिन अगर हमें यहाँ कोई इंटीजर नहीं मिलता तो उस वक्त हम कहेंगे कि 3 जो है वो 20 को डिवाइड नहीं करता। अगर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, 3 का पहाड़ा नहीं आता। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आंसर आया, बिल्कुल सही कहा, 4 आंसर आया। 4 नहीं 3 आता है, ठीक है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 20 नहीं आया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आएगा, 20 नहीं आया। 3 को 3 से किया 9 आया। 3 को 4 से किया आंसर 12 आया। 3 को 5 से किया आंसर 15 आया। 3 को 6 से किया आंसर 18 आया। जब हम 3 को 7 से करेंगे तो आंसर 21 आएगा, यानी कि आंसर बढ़ता चला जाएगा, 20 कभी भी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई इंटीजर ऐसा नहीं है कि जिसको मल्टीप्लाई करें आंसर 20 आए। और अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं कि 3 डिवाइड नहीं करता 20 को,
ठीक है ना, ये इस तरह की लाइन लगाई होती है, ठीक है। 3 डिवाइड नहीं करता 20 को, यहाँ पे A डिवाइड नहीं करता B को, और यहाँ पे 3 डिवाइड नहीं करता 20 को, ठीक है। ये समझ आ गई आपको डिविजिबिलिटी। अब हमारा चैप्टर थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस है, हम ये सारी चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम अब देखें कंग्रुएंसेस जो है वो डिविजिबिलिटी को डील करने का दूसरा तरीका है। यानी कि देखें ना कि अगर एक रुख ये है ना, यानी कि डिविजिबिलिटी ये है, ठीक है, तो इसका जो दूसरा रुख है ना वो हमारे पास कंग्रुएंसेस है। इस वजह से हम डिविजिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में। चलें जी, अब देखें। अब डिविजिबिलिटी वाला ये जो ऑप्शन है, यानी कि ये तो है A डिवाइड करता है B को, ये है A डिवाइड नहीं करता B को। अगर हम इस चीज़ को उठाएं तो इस चीज़ में आप हमेशा ये देखेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। रिमाइंडर किसे कहते हैं? जो चीज़ बाकी बचती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैंने कहा था कि 4 डिवाइड करता है 20 को, 4 डिवाइड करता है 20 को, ठीक है। अगर हम 20 को अंदर रखें और 4 पे डिवाइड करें, 20 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर 0 बचा। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर हम ये दूसरे केस की बात करेंगे तो इसमें कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसमें कभी भी रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था कि 3 जो है वो डिवाइड नहीं करता 20 को, ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं करता, तो इसका मतलब 20 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया, और 3 6 18 और बाकी बचा 2। अब देखें कि रिमाइंडर 2 आया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। इसी तरह रिमाइंडर 0 आया जब A डिवाइड करता था B को, यानी 4 डिवाइड करता था 20 को। यहाँ तक बात सिर्फ डिविजिबिलिटी की थी, यहाँ तक बात सिर्फ डिविजिबिलिटी की थी, लेकिन जब हमने इसमें रिमाइंडर्स की बात कर दी तो उस वक्त ये कंग्रुएंसेस हो गए। कंग्रुएंसेस कैसे हुई ये हम लिखना जानेंगे, कंग्रुएंसेस का सिंबल क्या होता है ये भी हम लिखना जानेंगे, ठीक है। अभी हमने पता चल गया, एक बेसिक डिविजिबिलिटी को पकड़ा, डिविजिबिलिटी यहाँ तक खत्म। डिविजिबिलिटी में रिमाइंडर्स का जिक्र किया तो हम कंग्रुएंसेस तक पहुँच गए। अब कंग्रुएंसेस क्या होता है इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो अब देखें, आपको एक और चीज़ बताऊं, सबसे पहले कंग्रुएंसेस जो है, यानी कि पहले तो डिविजिबिलिटी थी, डिविजिबिलिटी के बाद हमारे पास कंग्रुएंसेस आए, और कंग्रुएंसेस जब आई, थ्योरी ऑफ कंग्रुएंसेस आई हमारे पास, तो इस वक्त ये नंबर थ्योरी जो है मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई, मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। पहले ये सिंपल नंबर थ्योरी थी, लेकिन देखे ना कि एक दिल था नंबर थ्योरी का, जब इस दिल को डील करने का एक और नया तरीका निकल आया, रिमाइंडर्स आ गए, तो ये मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। और कंग्रुएंसेस का कंसेप्ट हमें जर्मन मैथमेटिशियन को यार हमेशा याद रखा करो। हम देखो, हम थोड़ा सा 1-2 घंटे स्टडी करते हैं और हम कह देते हैं कि चलो जी हमने बड़ी स्टडी की, हमारा नाम होगा, ये होगा, वो होगा। अब इन मैथमेटिशियन ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई होती है, ज़िंदगी नहीं तो कुछ साल तो लगाए ही होते हैं, कम से कम इनकी मेहनत को बेकार तो ना किया करो, इनको लाजमी याद रखा करो। जर्मन मैथमेटिशियन था कार्ल फ्रेडरिच गास, ठीक है। ज़्यादातर जो मशहूर नाम है वो गाज है, ठीक है, इसको लाजमी याद रखिएगा। कम से कम ये देखें 1 2 3 4 5 वर्ड्स लिखवाए हैं, उनमें से एक वर्ड लाजमी याद रख लीजिएगा, गास। ये एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही कमाल का मैथमेटिशियन था। इसके बाकी कारनामे जो हैं वो भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे यही है, ठीक है। जर्मन मैथमेटिशियन था कार्ल फ्रेडरिच गास, इसने कंग्रुएंस का कंसेप्ट दिया था, और इसकी वजह से हमारी जो नंबर थ्योरी है वो मॉडर्न नंबर थ्योरी बनी। अब देखें जी कि इसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम याद रख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ इसकी 1777 से लेके 1855 है। ईजी है याद रखना, देखें 77 और 55, ठीक है।
अब देखें कि अब ये ऐसी क्या चीज़ है कि डिविजिबिलिटी ही इतनी मज़े की चीज़ थी तो ये नंबर थ्योरी थी। डिविजिबिलिटी से कंग्रुएंस क्या चीज़ है कि ये मॉडर्न नंबर थ्योरी बन गई। तो हम कंग्रुएंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, 3 कर लेते हैं 3, x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से अगर मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, ये 1 उधर आगे प्लस हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 4। इसी तरह हम इस इक्वेशन को जिस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, हम डिविजिबिलिटी को भी इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, यानी कि कोई x आ गया, हम सोल्व कर लिया क्वेश्चन को, इसी तरह हम कंग्रुएंसेस की मदद से भी डिविजिबिलिटी को सोल्व कर सकते हैं। यानी देखें, एग्जांपल से मैं देता हूँ आपको। अगर मैं इसी चीज़ को एक इक्वेशन में लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा 20 इज इक्वल टू, ये 20 इज इक्वल टू 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर आया 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 20 इज इक्वल टू 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और प्लस रिमाइंडर 2। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। अब कंग्रुएंसेस के लिए इक्वल टू का साइन नहीं यूज होता, कंग्रुएंस के लिए ये 3 लाइंस का यूज किया जाता है। ये 3 लाइंस काम बिल्कुल इक्वल टू की तरह करती है, लेकिन ये 3 लाइंस का यहाँ पे जिक्र किया जाता है। और इसको हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे, जब हमने 4 से डिवाइड करवाया, यानी कि हम लिखेंगे मॉड्यूलो 4, तो हमारा रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ठीक है, हमारा रिमाइंडर आया 0 आया। जब हमने 4 को डिवाइड करवाया, 20 को डिवाइड करवाया था, तो ये देखें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो मैंने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नहीं है, ये आप एक रिलेशन कह लें। ठीक है, रिलेशन भी एक इक्वेशन ही होती है। तो ये जो मैंने लिखा, ये 20 कंग्रुएंट टू 0 मॉड्यूलो 4, ये हमारे पास कंग्रुएंस है। ठीक है, ये एक कंग्रुएंस है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यानी देखें ना कि अगर यहाँ पे x हो, तो हम 20 को अंदर रखेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, और यहाँ पे 0 हो तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल एक और देता हूँ, अगर यहाँ पे +2 भी होता, तो मैं इस 2 को इस तरफ लेके जा सकता हूँ। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे 0 है, देखें ना यहाँ पे 0 है, तो मैं चाहूँ तो मैं इस 2 को इधर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है। अब देखें, ढोल की आवाज़ भी तेज़ हो गई है। ठीक है ना, तो आप लोग भी यहाँ मुतवज्जे हो कि नॉट इक्वल टू के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, इसी तरह नॉट कंग्रुएंट के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। ये सारी सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बताई थी कि हम इसको कंग्रुएंट में कैसे लेके आ सकते हैं। इसको कंग्रुएंट में लेके आना हो, यानी कि कंग्रुएंसेस की फॉर्म में लेके आना हो, तो हम कहेंगे हमने 3 से डिवाइड किया, यानी कि मॉड्यूलो 3। ठीक है, और 20 को डिवाइड किया था, तो 20 इज इक्वल टू नहीं कंग्रुएंट टू, अब 2 रिमाइंडर आया तो ये हमारे पास 2 आ गया, और ये मेरे पास कंग्रुएंस है, थ्योरी ऑफ कंग्रुएंस। ठीक है, ये हमारे पास है। और ये सिंबल जो है, ये कंग्रुएंट का जो सिंबल है, 3 डॉटेड लाइंस, यानी कि 3 लाइंस जो है, ये सबसे पहले गाज ने दी। ठीक है ना, गाज ने दी। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लें। ढोल की आवाज़ तेज़ हो गई है, फिर हम देखते हैं, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ, तो आप इस सभी को नोट करें और फिर हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। चलें जी, कर लिया नोट? आपने नोट किया कि नहीं? चलें जी, रेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा। हमने पढ़ा नंबर थ्योरी का जो दिल है वो डिविजिबिलिटी होता है। अगर बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर हम लिख सकें, तो उस वक्त कहेंगे ए डिवाइड करता है बी को। अगर बी नॉट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर है, हम कहेंगे ए जो है वो डिवाइड नहीं करता बी को। इसकी एक एग्जांपल देखी, जब हम इसमें रिमाइंडर को भी लेके आए, तो इस वक्त हम ऐसे लिखेंगे और इसको हम कंग्रुएंस कहते हैं। ठीक है,
कंग्रुएंसीज की वजह से हमारी नंबर थ्योरी जो है वो मॉडर्न नंबर थ्योरी बनी। कंग्रुएंसीज का कंसेप्ट जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गास ने दिया और इसका सिंबल ये है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरह एक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन काम करता है, ठीक है। और नॉट कंग्रुएंट के लिए ये सिंबल है। और 20 को 4 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर 0 आया, 20 को 3 से डिवाइड करवाया तो रिमाइंडर 2 आया, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर की बात नहीं थी होती, बस हमें ये पता चलता था कि इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर 0 नहीं है। कॉन्ग्रुएंसीज में हमें रिमाइंडर का भी पता चलता है, रिमाइंडर कितना है, इसका रिमाइंडर 2 है, इसका रिमाइंडर 0 है। और अगर हमें रिमाइंडर ना पता हो, हम रिमाइंडर को फाइंड भी कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर कहे आए कि रिमाइंडर को फाइंड करें, एक्स की वैल्यू फाइंड करें, उस वक्त हम कॉन्ग्रुएंसीज का यूज करेंगे, ठीक है। नोट कर लिया आपने। नंबर थ्योरी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिविजिबिलिटी है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो रही है तुमसे। दिल की बात मैंने क्यों की, क्योंकि यहाँ पे नंबर थ्योरी का दिल ही डिविजिबिलिटी है, कॉन्ग्रुएंसीज है, ठीक है ना। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो रही है तुमसे। कभी आपने दिल देखा है? नहीं ना देखा तो आज मैं आपको दिखाता हूँ दिल। आंखें खोल लें, दिल थाम लें, ये देखें दिल, ठीक है ना, दिल है। चलेंगे अब हम डेफिनेशन देखते हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज की डेफिनेशन। डेफिनेशन अब डेफिनेशन का स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। कई लोगों ने यहाँ पे ए लिखा होता है, तो ए नहीं आता, आई आता है, ठीक है ना। डेफिनेशन हमने नंबर थ्योरी में रहते हुए जब भी कभी बात करनी है ना, तो हमने इंटीजर्स की तरफ जाना है, इंटीजर्स की तरफ हमेशा। इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सिंपल डेफिनेशन ले सकते हैं, ऐसे नंबर्स जिसमें अशारिया नहीं होता, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि 2 की पावर स्क्वायर रूट लिख दिया जाए तो वो इंटीजर नहीं होगा। और ऐसे नंबर जो बटे में नहीं है, अशारिये में नहीं है, उनको हम सिंपली क्या कहते हैं, इंटीजर्स। जैसे 0 +1 +2 +3 -1 माइनस, ये सारे इंटीजर्स ही हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि हमने एक m ले लिया। अब m लिया तो क्या लिया, एक फिक्स्ड इंटीजर ले लिया, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। और आपको पता है कि हम शुरू से a और b को लेते आए हैं। a और b क्या है, ये भी इंटीजर्स हैं। जब कभी भी आपने बात करनी है किसी भी बुक में, किसी भी सब्जेक्ट में, आपने हमेशा याद रखना है कि डिवाइजर, यानी कि जिससे हम डिवाइड करवाएंगे, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो 0 के इक्वल होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह m कोई भी हमने एक फिक्स्ड इंटीजर लिया है, a और b जो है वो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब देखें कि हम कहेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। हम यही देख के आए ना कि किसी चीज़ को अंदर रखना, m पे डिवाइड करना और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ जाना, ठीक है। a कॉन्ग्रुएंट टू, कैसे पढ़ेंगे इसे, हम इसको पढ़ेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो m। a कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो m होगा अगर और सिर्फ अगर, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन लग गई है कि ये उसी वक्त पॉसिबल है जब m जो है वो पूरा डिवाइड करे a माइनस b को। देखिएगा डेफिनेशन, पहले हमने m, a और b का यूज करना था। हमने बताया m कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर है, फिर हमने कहा a और b भी इंटीजर है, और डिवाइजर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जिस चीज़ से भी हम डिवाइड करवाएंगे वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हम कहेंगे कि इन 3 चीज़ों का यूज़ करना था, इनका हमने इंट्रोडक्शन करवा दिया। अब हम कहेंगे a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m होगा, ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर और सिर्फ अगर m डिवाइड करे a माइनस b को, यानी कि m डिवाइड करे a माइनस b को। अब यहाँ पे b देखें तो यहाँ पे रिमाइंडर है, इस सारे का रिमाइंडर 0 है, लेकिन b एज ए खुद रिमाइंडर आएगा। ये ज़रा सोचने वाली बात है, खुद सोचिएगा। अब समझाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी। डिविजिबिलिटी में हमने कहा कि अगर पूरा डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो b खुद एक रिमाइंडर है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और हम कहेंगे a नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m
ए जो है वो बी के कंग्रुएंट नहीं हो सकता विद मॉड्यूलो एम के अगर एम जो है वो ए माइनस बी को डिवाइड नहीं करता। एग्जाम्पल समझते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल से फिर समझ आएगी आपको। एग्जाम्पल कौन सी मैं आपको समझाऊं? हाँ, एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, इसी चीज़ को पकड़ लें। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम। हमने पीछे एग्जाम्पल की कि जब हमने 20 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड करवाया तो उस वक्त हमारा रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, 2 ही आया था ना, यानी कि हमने 20 को अंदर रखा और 3 पे डिवाइड करवाया, 3 6 18 और पीछे रिमाइंडर आ गया 2। अब देखें ये चीज़ आ गई ना हमारे पास। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिखेंगे, m जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को, क्योंकि हमने इस फॉर्म में लिखा, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में। अब इस फॉर्म से हम ये फॉर्म बनाएंगे, अगर ये पॉसिबल है तो उस वक्त ही ये पॉसिबल होगा। अब देखें 3 जो है वो डिवाइड करेगा, 3 जो है वो लाजमी पूरा डिवाइड करेगा a माइनस बी को। a क्या है 20 है और b क्या है -2 है, तो ये आ गया 3 डिवाइड करता है 18 को। देखें जब 3 18 को डिवाइड करता है तो उसी वक्त हम ऐसा लिख सकते हैं, वगरना नहीं लिख सकते। अब देखें 3 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता, 3 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता, तो हम 3 जो है 17 को डिवाइड नहीं करता तो हम इसको 20 मॉड्यूलो 20 कंग्रुएंट टू मॉड्यूलो 3 या 17 इन 19 ये नहीं लिख सकते। हम ये चीज़ कभी भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 3 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता, यानी कि 3 जो है वो 19 माइनस 2 को डिवाइड नहीं करता। जब 3 जो है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे लगता है आपको नहीं समझ आई यहाँ से। देखिए 3 जो है वो 17 को डिवाइड नहीं करता, नहीं ना करता डिवाइड, क्योंकि जब हम पूरा डिवाइड नहीं करता, 17 को अंदर रखा, 3 से डिवाइड किया, 3 5 बार 15 यानी कि रिमाइंडर बच गया, पूरा डिवाइड नहीं करता। अगर पूरा डिवाइड नहीं करता तो ये केस अप्लाई होगा, ये केस अप्लाई होगा कि m डजंट डिवाइड a माइनस बी, यानी कि 3 जो है वो डिवाइड नहीं करता 19 माइनस 2 को। तो ये मेरे पास m है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अगर ये चीज़ है तो ये होगी, यानी कि a नॉट कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, यानी कि 19 a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m नहीं होगा। ठीक है, समझ आई आपको इस बात की? थोड़ा सा और हम समझते हैं एग्जांपल से। पहले हम इसकी जो डेफिनेशन है उसको कंप्लीट कर लें। डेफिनेशन बस इतनी सी है, m एक फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, a और b इंटीजर्स हैं, डिवाइजर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर m डिवाइड करे a माइनस बी को तो हम कहेंगे कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है, और अगर m डिवाइड नहीं करता है माइनस बी को तो हम कहेंगे कि a नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m है। इस सभी को नोट करें। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी सी ना प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए जी, जल्दी इसको नोट करें। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था एक, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब देखें, अब हमने आपको बताया, इंट्रोडक्शन करवा दिया कि m कोई भी एक फिक्स्ड इंटीजर होगा, ठीक है ना, और इसके बाद a और b कोई भी इंटीजर हैं, डिवाइजर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब हम मेन बात पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि अगर जो है वो m डिवाइड करेगा a माइनस बी को तो उसी वक्त हम लिख सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। ठीक है, और दूसरा केस ये था कि अगर m डिवाइड नहीं करता है माइनस बी को, उसी वक्त हम कह सकते हैं कि a इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m। अब देखिएगा, अगर ये है तो फिर ये होना चाहिए, अगर ये है तो ये होना चाहिए। हम इसका प्रूफ कर लेते हैं थोड़ा सा। m डिवाइड करता है a माइनस बी को, इसका मतलब है कि m ने पूरा डिवाइड किया a माइनस बी को। ठीक है ना, a माइनस बी को अंदर रखा, m पे डिवाइड किया। अब डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग,
अगर a डिवाइड करता है b को, तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। और अगर a डिवाइड नहीं करता b को, इसका मतलब है कि हम b को a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दो बातें थी। अब यहाँ देखें तो a की जगह m है और b की जगह a माइनस b है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो राइट पे होता है, राइट पे ये लाइन के राइट पे जो होता है उसको हम इक्वल टू के लेफ्ट पे लिखते हैं। तो ये राइट पे है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये आ गया इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। अब a की जगह m है तो m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे देखें प्लस 0 लिखा हुआ है, यानी कि रिमाइंडर 0 है। ठीक है ना, तो ये हमने लिख दिया। यानी कि जब m को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से है ना, किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब ये a माइनस बी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर लिखा हुआ है। अगर हम इस b को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू बी प्लस m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। इस तरह रहने दे, एक और स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हम इसे लिखेंगे a इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर और प्लस ये b इधर आके प्लस हो गया, प्लस b। अब देखें कि ये हमारे पास जो चीज़ बनी वो कुछ इस तरह की नहीं है, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर। देखें ना, b इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम था। और डिवीजन एल्गोरिथम में ये चीज़ हमारे पास डिवाइडेंड होती है जिसको डिवाइड किया जाता है, ए हमारे पास डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड किया जाता है, क्यू हमारे पास कोशेंट होता है जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है, और आर हमारे पास रिमाइंडर होता है। इसी तरह ये डिवाइडेंड है, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ, ये डिवाइडेंड होगा, डिवाइडेंड, ये मेरे पास डिवाइजर होगा, और ये मेरे पास कोशेंट होगा, और ये मेरे पास रिमाइंडर होगा। अब इसी फॉर्म को हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं। हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी को पहले लिख लेते हैं, b प्लस m मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर। ठीक है, और ये एक इक्वेशन है। जब हम इक्वेशन में से क्वोशंट में जाएंगे तो हम लिखेंगे कि हम इसको क्वोशंट बना देंगे, b का b वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पे मॉड्यूलो m रख देंगे। ठीक है ना, यानी कि इस चीज़ को हमने मॉड्यूलो m में ले आए और इसको हम कंग्रुएंट में लेके आए। तो इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह एक इक्वेशन में काम करना है बिल्कुल कंग्रुएंसीज भी वही करती है। मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह एक इक्वेशन ने काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इधर वाला प्लस उधर जाके माइनस कर दिया, इधर वाला माइनस उधर जाके प्लस, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। तो ये b इधर लेके माइनस हो गया, तो a माइनस बी कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पे 0 बच गया मॉड्यूलो m। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हमने इसको इससे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि a माइनस बी को जब हमने अंदर रखा, यानी कि ये डिवाइजर है, डिवाइडेंड है, m से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि जब हम a माइनस बी को m से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे पास कंग्रुएंस था। अब इसको जल्दी नोट कर लें, बाकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जल्दी नोट करें, जल्दी नोट करें, जल्दी। हाँ, एक और बात, अगर a कंग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m लिखा हुआ है तो हम कहते हैं a इज ए रेजिड्यू ऑफ b और b इज ए रेजिड्यू ऑफ a। ये क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जिसमें हम रेजिड्यू क्लास पढ़ेंगे। ठीक है ना, रेजिड्यू सिस्टम देखेंगे, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम देखेंगे। ठीक है ना, कंप्लीट रेजिड्यू, तो वो इन सभी को नोट करें। तो हम इसको रेज कर देते हैं। अब देखें, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और
कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये देखें, एग्जाम्पल है एक -31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 मॉड्यूलो 7, ये कहा गया। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, हमें पता है कि ये चीज़ उसी वक्त पॉसिबल होती है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम उसी वक्त पॉसिबल होता है जब एम जो है वो डिवाइड करता है ए माइनस बी को। ठीक है, तो यहाँ में से एम जो है वो 7 है, तो 7 डिवाइड करेगा ए माइनस बी, ए -31 है और माइनस बी की वैल्यू 11 है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 7 जो डिवाइड करता है ये बन गया -42। ठीक है, -42। अब 7 जो है वो -42 का डिवाइड करता है, 7 7 बार 49 और 49 से एक पीछे ये देखें। ठीक है, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि वो 7 जो है -42 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय -6। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड करेगा और हमारा प्रूव हो गया। बस देखे ना कि अगर ये चीज़ है हमने ये प्रूव कर देनी है, क्योंकि अगर ये होगा तो ये होगा। अब ये चीज़ प्रूव हो गई है कि 7 डिवाइड करता है -42 को, तो चलो जी ये चीज़ भी ठीक है। ठीक है ना, ये पॉसिबल है तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। अब कहेंगे, अब आप कहेंगे, अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये रिमाइंडर कैसे आया, ये चीज़ें कैसे आई। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि इनको लिखने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। -31 को अंदर रखें और 7 पे डिवाइड करें। ठीक है, 7 पे डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 11 आना चाहिए। 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें, हमारा रिमाइंडर 11 आएगा। तो 7 एक बार 7, 7 2 बार 14, 7 3 बार 21, 7 4 बार 28, 7 5 बार 35, 7 6 बार 42। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 42, और 42 आंसर आएगा। तो 42 में से 31 को यहाँ पे साइन भी चेंज करते हैं ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखें 7 को जब -6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -42 आया, और आपको पता है लामत भी चेंज करते हैं। तो ये देखें -31 + 42 आंसर आ गया 11, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 11 आ गया, रिमाइंडर 11 आ गया। ठीक है, ये देखें जब हमने -31 को अंदर रखा, मॉड्यूलो 7 पर डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 11 आ गया। ठीक है, आप देखें कि 11 अगरचे 11 जो है वो 7 से बड़ा है, लेकिन हमने रिमाइंडर देखना होता है। इसमें ये नहीं होता कि ये, यानी कि देखें ना, इसमें ये सिस्टम है कि हम 2 से डिवाइड करें ना, हम 2 1s are 2 रिमाइंडर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 2s are 4 रिमाइंडर 2 भी लिख सकते हैं। अगर हमने 6 या 2 को 0 से किया तो 0 हम रिमाइंडर 6 भी लिख सकते हैं। अगर 6 है तो हम 2 3s are 6 रिमाइंडर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर लिखनी हो, इसको लिखना हो, तो हम कहेंगे कि 6 कॉन्ग्रुएंट टू, ये हमारा रिमाइंडर आया मॉड्यूलो 2। ठीक है, और हम इसको लिखेंगे 6 कॉन्ग्रुएंट टू 2 रिमाइंडर आया हमारा जब 2 से डिवाइड किया है। इसको हम लिखेंगे 6 कॉन्ग्रुएंट टू रिमाइंडर हमारा 6 आया है जब हमने 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वोशिएंट का लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 6 कॉन्ग्रुएंट टू जब हमने 2 से डिवाइड किया है 0 आया मॉड्यूलो, यानी कि रिमाइंडर 0 आया है जब हमने 2 से डिवाइड किया। ये सारे केसेस हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि रिमाइंडर छोटा हो। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -31 कॉन्ग्रुएंट टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 को 7 एक बार 7 8 9 10 11, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ मेथड्स हैं, लेकिन एग्जांपल सिर्फ उन्होंने ऐसे ही पूछी थी। ठीक है, एक और इनकॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है 13 नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 9। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने 13 को अंदर रखा, 9 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा। तो इस सभी को प्रूव करने के लिए हमें पता है कि अगर ए नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एम हो, तो इसका मतलब है हम प्रूव करेंगे ए जो है वो बी को, एम जो है वो बी को डिवाइड नहीं करता, ए माइनस बी को डिवाइड नहीं करता। तो हम लिखेंगे कि 9 जो है वो डिवाइड नहीं करता 13 - 5 को। 13 - 5 जो है कितना होता है, 13 - 5 8 होता है। तो 9 8 को डिवाइड नहीं करता, इस वजह से 13 जो है वो
इज़ नॉट कंग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलर 9 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट इसके ऊपर थोड़े से कुछ थ्योरम्स आएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो की समझ आई होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इसको नोट कर लीजिएगा।